हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों को पता होगा चैप्टर 1 पूरी तरह यानी पूरा जितना थ्योरी बन सकता था थ्योरी और जितना PYQ न्यूमेरिकल उसमें बन सकता था उसको बता दिए। अब बात आती है चैप्टर नंबर 2 की जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पढ़ना केवल 3 ही टॉपिक है। देखिए जैसे आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि बहुपद पढ़ना है, उसके बाद बहुपद का ज्यामितीय अर्थ यानी आलेख जब हम खींचते हैं उसका तब क्या चीज़ हमको मिलता है, ज्यामितीय अर्थ। उसके बाद आपको गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखने को मिलेगा। बस केवल इतना ही टॉपिक है। टॉपिक इसमें बहुत छोटा छोटा है क्योंकि आधे से ज़्यादा आप लोगों का कट कर दिया गया है हर बार की तरह। जैसे अब की बार NCERT द्वारा खुद कट गया था 30%, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल यही टॉपिक है। तो इसलिए आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम इस 160 में नहीं लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर, चर अचर समझेंगे। तो चर की पहले तो हम आपको बता दें, चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल्स और अचर का होता है कांस्टेंट। तो पहले चर अचर समझते हैं, उसके बाद अभी आपको बहुपद तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर चर की बात किया जाए तो सिंपली चर वो होता है जिसका मान जो है वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। और अचर वो होता है जिसका मान हमेशा फिक्स हो। आप लोगों ने फिजिक्स में अधिकतम जगह पढ़ा होगा कांस्टेंट है, या कहीं भी कांस्टेंट अगर पढ़ा है आप लोग तो वही होता है कांस्टेंट। अब जैसे ये बताइए, अगर मान लीजिए चर की हम बात करें, हमने लिख दिया x y, ठीक है, कुछ भी लिख दिया x y z, कोई भी अल्फाबेटिकल लिख दिया। अब अचर में क्या लिख दिया, 2 3 5 7 11 -3। तो ये सब क्या है, ये अचर है भाई। 2 है तो अगर मान लीजिए आप किसी से वैल्यू पूछ रहे हैं कि 2 है तो उसका क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बोल सकता है, 2 बोल सकता है और कोई लैंग्वेज में बोल सकता है, बट उसका मीनिंग अगर देखा जाए तो 2 ही निकलेगा, ओके। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो x है। अब x का क्या वैल्यू हो सकता है, कुछ भी, कोई डिपेंडेंट नहीं है। कोई अलग सवाल में x की वैल्यू 5 आया, किसी अन्य सवाल में x की वैल्यू 3 आया, कहीं -2 आया, कहीं -5 आया। तो सिंपली क्या है, चर क्या होता है जिसका मान बदलता रहता है, और अचर क्या होता है जिसका मान नियत हो, कांस्टेंट हो, ओके। तो ये होता है चर और अचर। अब जिसको चर और अचर समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए बहुपद तुरंत समझ में आ गया। ध्यान दीजिए बहुपद क्या होता है, तो किसी भी चर, आप इसमें से कोई भी चर उठा लीजिए, ओके, इनमें से कोई भी चर उठा लीजिए। तो किसी भी चर राशि पर, जैसे मान लीजिए हम ले लिए x, चर को x ले लिए हम, ठीक है। तो किसी भी चर राशि के घात, अब देखिए एक चीज आप लोग और समझिए, जैसे कोई भी चर राशि लिख दी है तो इसके पहले जो अंक आता है इसे हम बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। इसे क्या बोलेंगे, गुणांक यानी कोफिशिएंट। और अगर कोई चर राशि पर पावर है तो इसे हम पावर बोलते हैं यानी घात बोलते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे गुणांक बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं। तो किसी भी चर राशि पर आए हुए अधिकतम घात जो भी, अगर वह क्या है पूर्ण संख्या हो तो वही होता है बहुपद, पूर्ण संख्या, ओके। तो किसी भी चर राशि पर अगर घात जो है अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो तो वह होता है बहुपद। अब आप लोग बहुपद का कई डिफिनेशन सुने होंगे कि जिसमें बहुत से पद हों, तो बहुत से पद का कोई मायने नहीं है, ओके। तो इससे हम नहीं सहमत हैं, बट आपको अगर कोई बता रहा है तो कोई बात नहीं, बस आप लोग इतना जानिए किसी भी चर राशि पर अधिकतम घात जो होती हो पूर्ण संख्या हो, ओके। पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या आप सभी को पता होगा कि 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाती है, ओके। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, चर अचर। चर यानी जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे अगर पावर पूर्ण संख्या हो तो वो होता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अब देखिए अगर 0 है तो इसे ही हम बोलते हैं शून्य बहुपद। आप लोग यहीं से समझ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 0 है, जैसे मान लीजिए x पे पावर 0 तो इसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। अगर x पे पावर 1 है तो इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद। अगर मान लीजिए 2 है तो इसे हम बोलते हैं भाई द्विघात बहुपद, द्विघात। 3 है तो त्रिघात बहुपद। एकदम सिस्टमेटिक में से चलते हैं ताकि कोई भी समस्या ना हो, सब कुछ एकदम एक किनारे से समझ में आता रहे। ओके, तो ये बताइए 3 है त्रिघात, 4 है तो चतुर्थ घात बहुपद, 5 है तो पंचम घात बहुपद। बट आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, शून्य बहुपद, हमको शून्य बहुपद से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। ओके, अब शून्य बहुपद होता क्या है? शून्य बहुपद यही सब है, कांस्टेंट ही शून्य बहुपद है। कैसे है देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2, जैसे ये है ना x पे पावर 0, तो ये क्या है? शून्य बहुपद। x पे पावर 0 का मान 1, तो बचा क्या? 2। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं यानी अचर होते हैं वो शून्य बहुपद होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे चर पे पावर 0 होता है और उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब हम बात करते हैं रैखिक की। तो रैखिक आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे, रैखिक जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा जिसपे सिंपली क्या हो, पावर 1 हो, तो उसे बोलते हैं रैखिक। द्विघात को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें हर जगह लगभग आपको द्विघात बहुपद ही मिलेगा। फिर इसके बाद आगे जब पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 4 तो द्विघात समीकरण मिलेगा। तो बहुपद से हम पूरा अभी इस पर बात होगा पूरी तरह से, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद यानी 3 घात बहुपद, जिसपे x पे या कोई भी चर राशि पे पावर 3 होगी। तो जब त्रिघात बहुपद की हम बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद में आप सभी को पता रहना चाहिए कि जो भी बहुपद होगा तो उस पर जितना भी पावर है यानी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3। ठीक है, तो आप लोगों को त्रिघात जहाँ भी मिलेगा पढ़ने को, आप लोगों में केवल जिक्र भर किया है त्रिघात बहुपद का, तो अभी उस पर हम कुछ थोड़ा बहुत हम ही बता देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं दिया है। उसके बाद चतुर्थ घात की तो कहीं बात ही नहीं है, कोई सवाल वाल मल्टीप्लाई से आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको मिला जुला कर क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद और त्रिघात। द्विघात को ज़्यादा पढ़ना है, त्रिघात को थोड़ा कम पढ़ना है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा बहुपद का, एक प्रकार से समझ लीजिए पूरा थ्योरी जितना भी बहुपद में बन सकता है। ओके, पहले चर समझा, कांस्टेंट समझा, चर राशि पे आए हुए अधिकतम घात जो है पूर्ण संख्या है तो उसे बोलते हैं बहुपद। बहुपद में कई प्रकार की कैटेगरी है, 0 आया तो शून्य, 1 आया तो रैखिक, 2 आया द्विघात, 3 आया त्रिघात, 4 आया चतुर्थ घात। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लिए। एक चीज और जान लीजिए, कोई भी बहुपद पर जितना पावर होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ओके, तो आप लोगों को हमें लगता है ये चीज समझ में आ गया है। अब एक चीज और जान लीजिए, जैसे देखिए एक चीज समझा दे इसी में, उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे। जैसे हम शून्य बहुपद की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 0। ओके, हम कहें रैखिक की बात करें तो रैखिक में क्या लिखेंगे? जैसे x पे पावर 1, तो जब x पे पावर 1 लिखेंगे तो ये बताइए इसका कोई ये भी तो आ सकता है, यानी कोफिशिएंट x का कोई कोफिशिएंट यानी गुणांक भी हो सकता है, और प्लस में कोई एक टर्म और हो सकता है ax प्लस b। ओके, जब हम द्विघात की बात करेंगे तो द्विघात में क्या है? देखिए x² यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला। समझते जाइए किस प्रकार से लिखना है, लिखने का तौर तरीका बता रहे हैं। जब हम त्रिघात की बात करेंगे तो ax³ bx² cx प्लस d। जब चतुर्थ घात की बात करेंगे तो आप सभी को अब समझ में आ गया होगा, ax पे 4, bx पे 3, cx पे 2, dx प्लस e। ओके, तो आपको इस प्रकार से करना है, आप लोग इसको समझते रहिएगा। आपको रैखिक की बता दिए कैसे होता है, द्विघात का 2, त्रिघात का 3 घात। तो द्विघात वाला जो है इस पे अभी पूरा बहुत बढ़िया से हम इसका सब कुछ निकालेंगे। तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फार्मूला। ओके, तो ये रहा आपका द्विघात बहुपद का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब हम इसके चलते हैं ज्यामिति अर्थ पर। जो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि अगला टॉपिक बहुत ही आसान है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ओके, इससे ज़्यादा नंबर का प्रश्न तो हमको तो नहीं लगता है, वैसे भाई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है देखिए हम बात किसकी करेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, यानी जो बहुपद के शून्यक हैं हमको इनमें अगर ज्यामिति में देखना है तो कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भैया ऐसे दिया है, मैंने बोला नहीं ऐसे है एक, तो इसका आप लोग बताइए कौन सा बहुपद है।
ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें हम कैसे बहुपद बता पाएंगे, तो इस प्रकार के अगर है ऐसे दे दिया तो कैसे बताएंगे, ऐसे आ गया तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को बताने के लिए इसका हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्योंकि इसमें जो है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे ही एक कोई दे देगा, कहेगा कि दिए गए चित्र में बहुपद की शून्यक बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना, बस आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा ही कि अगर कोई हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यानी ग्राफ खींच रहे हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, यानी ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, क्लास 9th में इतना पढ़े ही होंगे। ओके, तो एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ये भी एक्स, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ओके, तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर कोई भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो देखिए सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ओके, यहाँ पर है, तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को, यानी कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है वही होता है इसका बहुपद के शून्यक। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 1 2 3 1, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर 1, तो इस देखिए इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ 2, इसका 3, इसका 3, इसका कितना हुआ 1, इसका कितना हुआ कुछ नहीं, शून्य बहुपद है। जैसे भाई कांस्टेंट का खींचते हैं ना ग्राफ, तो कांस्टेंट का अगर ग्राफ हम खींचे तो कांस्टेंट का ऐसे ही तो बनेगा, एक्स अक्ष पर कुछ नहीं, यानी वो शून्य बहुपद है। यहाँ पर रैखिक बहुपद, ये द्विघात त्रिघात त्रिघात रैखिक। ओके, तो यही आप लोगों को सिंपली इसमें देखना था। अब ये नहीं है कि केवल यही हमको, जैसे एक चीज देखिए यहाँ पर देखिए, कभी कभी ऐसे दे देगा, कभी कभी ऐसे दे देगा, अब एक ही में तो 2 देगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी आप कहेंगे कि ये केवल स्पर्श कर रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, तो स्पर्श अगर कर रहा है तो अभी एक ही जगह है ना, तो इसलिए जो है ये कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसमें ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, 1 नंबर का ही प्रश्न बनेगा। कल जब इसका हम PYQ ले आएंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कैसा प्रश्न बन रहा है। ओके, इसमें से ज़्यादा प्रश्न बनने का संभावना है ही नहीं, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं बनते, बस थोड़ा बहुत 1 नंबर का जैसे यहाँ से बन गया। अब इसके आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक तो बहुत ही आसान है, ठीक है, गुणांकों और शून्यकों में हम संबंध पढ़ेंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब हम चलें अगले टॉपिक पर। बस ठीक है। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आप लोगों का शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चूंकि इसमें जो है अगर प्रश्न बनता भी है तो 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, क्योंकि छोटा प्रश्न इसमें बन ही नहीं सकता है। 1-2 प्रश्न छोटा बन सकता है, वो भी हम बता दे रहे हैं कहाँ से बनेगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इसकी, पहले हम एक किनारे से चलते हैं, पहले हम बात करेंगे किसकी, रैखिक की। अब शून्य बहुपद का तो हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि शून्य है तो उसमें कोई भी शून्य मिलेगा नहीं, तो जब कोई शून्य नहीं मिलेगा तो उसमें क्या ही बात होगा। तो पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। तो आप लोगों ने देखा कि रैखिक बहुपद जो है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी होता है, तो ax प्लस बी से हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो अगर शून्यक निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, शून्यक होता ही वही है कि जो वैल्यू x की जगह पुट कर दें तो पूरा इक्वेशन तो गलत हो जाएगा, पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही होता है शून्यक। तो यहाँ से हम पहले 0 लगा देते हैं। अब यहाँ से हम x की अगर वैल्यू निकालें तो आ जाएगा -b/a। यहाँ पर इसका शून्यक क्या आया, -b/a। ओके, तो रैखिक बहुपद का कि कोई भी अगर हमको बहुपद दिया गया है तो सिंपली हम ट्रांसफर करके वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो पूरा कितना मान आएगा, 0, और शून्यक होता भी वही है। जब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में जो है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c। ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसमें जो है, अब हमको तो पता है नहीं कि शून्यक इसका क्या आएगा, इसका शून्यक क्या आएगा हमको ये नहीं पता है। अगर आप लोग इसको सरल करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप इसको अगर इसी को सॉल्व करते हैं, जैसे इसको किए हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सीधे 4 फार्मूला निकलेगा।
श्रीधराचार्य फार्मूला आप लोगों को चौथे चैप्टर में था, है भी नहीं। ओके, तो आप लोगों का जो है इसके बारे में कुछ नहीं, बस आप लोग इतना जानिए कि इसमें दो टर्म होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है माइनस बी बाई ए और एक होता है सी बाई ए। दो टर्म आया ना, एक माइनस बी बाई ए, एक सी बाई ए। अब चूंकि ये बताइए इसमें अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद यानी दो इसके क्या मिलेंगे, शून्यक। अब अगर दोनों शून्यक मान लीजिए एक शून्यक है अल्फा, एक शून्यक है बीटा। मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ, अल्फा बीटा से अधिकतम बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। दो शून्यक है अल्फा बीटा, उसका नाम दिए हैं केवल, शून्यक कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा और बीटा को दो चांसेज है, एक अल्फा प्लस बीटा कर दें, एक अल्फा इंटू बीटा कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। यही होता है मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला होता है सी बाई ए। ओके, तो ये दो फार्मूला यहाँ से निकला, मूलों का योगफल और एक निकला मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से जो है आप लोग इसको कैसे प्राप्त करेंगे अभी हम खुद इसको बताते हैं। ओके, इतना जब हो जाता है, इसमें केवल इतना ही आपको देखना है। उसके बाद हम चलते हैं त्रिघात बहुपद की। देखिए द्विघात बहुपद में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। दो शून्यक मिलेंगे, मैंने मान लिया कि एक अल्फा है एक बीटा है। ओके, तो त्रिघात बहुपद में हम चलते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद, वैसे भी हम जब इसका शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे तो संबंध आप लोगों को बता दे केवल द्विघात का ही बनाएंगे, त्रिघात का निकल गया है। ठीक है, द्विघात का देखेंगे। अभी मान लीजिए आज अगर हम केवल इसमें यही सब बताएं तो कल के प्रश्नों में हम किस प्रकार से ये होता है इसको बताएंगे। जैसे करेंगे क्या, पहले इसका गुणनखंड कर देंगे, सवाल को करने का प्रोसेस बता रहे हैं। पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद दोनों मूलों को ऐड करेंगे, देखेंगे कि माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं। फिर गुणा करेंगे, देखेंगे सी बाई ए आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों होता है, इसका क्या होता है, गुणनकों में संबंध की सत्यता की जांच। ऐसे ही करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात का हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए तीन शून्यक मिलेंगे भैया, एक अल्फा, एक मिलेगा बीटा, एक मिलेगा गामा। अल्फा बीटा गामा। अब आपके पास दो तीन चांस है। पहला, आप तो क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दीजिए। ठीक है, दूसरा या तो आप अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो आपको यहाँ देखिए तीन चीज मिला। क्या क्या मिला, तीनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया, तीनों शून्यकों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और है दो दो करके गुणनफल। तो यहाँ पर भी होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे हम सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा जब करेंगे तो सी बाई ए, इसमें अल्फा बीटा गामा में हो जाएगा सी बाई ए। और दो दो करके गुणनफल में जब देखेंगे, रुकिए एक सेकेंड देखते हैं, इसमें जो होगा माइनस डी बाई ए होगा और इसमें हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, आप लोगों के अगर आप लोगों को लगता है कुछ इधर उधर हुआ है तो आप लोग एनसीईआरटी जब बुक खोलेंगे तो बुक के सबसे लास्ट में ये चीज दिया है। वैसे कहीं आपको इसका यूज नहीं मिलेगा, ना तो कहीं पेपर में पूछेगा ना तो कहीं भी मिलेगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं बुक में इसको, सी बाई ए, उसके बाद इसका हो जाएगा माइनस डी बाई ए। चलिए ठीक है। ओके, आप लोगों को इतना ही केवल इसमें देखना था। पहले ही बता दे रहे हैं इसका सत्यता की जांच या कहीं भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में केवल इतना ही टॉपिक दिया था। एक टॉपिक और दिया है कि आप लोग जो है देखिए इतना हो गया ना, एक टॉपिक और। अब जैसे गुणांकों की अगर संबंध इसमें हम जांच की बात बता दें तो आपको देखिए ये चीज दिया रहेगा, ये चीज दिया रहेगा और आपको जांच करके ये चीज लाना रहेगा। अगर ये चीज आया तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो आप लोगों को खैर आज इतना ही बताते हैं, कल के में हम सवाल कुछ बताएंगे। देखिए एक चीज और थोड़ा सा आपको बता दें, कभी कभी आपसे क्या करता है, इतने में हम बता देंगे। ओके, इतना बहुत है। कभी कभी आपसे उल्टा कुछ सवाल पूछने लगता है। सवाल क्या पूछेगा कि दो शून्यक जैसे मान लीजिए दे दिया, कह दिया भैया अल्फा और बीटा हम दे दिए, आप हमको बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। कोई भी शून्यक दे दे, ठीक है, अल्फा और बीटा, फिर उसी से पूछेगा कि इसका द्विघात बहुपद क्या बनेगा। तो आप लोगों को द्विघात बहुपद ही केवल बनाना भी है। तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसमें आप लोगों का एक फार्मूला अगर देखा जाए तो मिलता है
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका द्विघात बहुपद का फार्मूला बनाने का। भाई अगर इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें अल्फा बीटा की तो यही हमको स्टैंडर्ड फार्मूला मिलेगा। बट एक चीज ध्यान रहे, इसको आप एक प्रकार से और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इससे कंपेरिजन किए, ए बी सी की वैल्यू निकल गया, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो वही बात हुआ। तो चूंकि इसमें जो है थोड़ा आप लोगों को कुछ अजीब लग सकता है, बट ये जो है आप लोगों को एकदम सही तरीका है। यहाँ से आप लोग देखिए ये चीज दिया तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एक शून्यक अल्फा है एक शून्यक बीटा है, तो आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आप लोगों का फार्मूला। ओके, और इसमें जो भी कंसेप्ट है अब कल के लेक्चर में सवाल के साथ पूरे बढ़िया से सब कुछ सवाल में बताया जाएगा। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा, सिंपली पहले हमने बहुपद सीखा, बहुपद में चर अचर सीखा, ठीक है, कौन कौन सा बहुपद होता है उसको बढ़िया से सीख लिया। बहुपद के बाद हमने देखा कि ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है, ज्यामितीय अर्थ देखा। उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और था शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक इसके, अब देखिए शून्यक और गुणांक में संबंध क्या, ये है शून्यक अल्फा बीटा शून्यक ये ना, और ये है गुणांक, तो क्या रिलेशन निकला, यही जो रिलेशन है यही होता है मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। यहाँ पर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, दो दो करके मूलों का योगफल, दो दो करके मूलों का योगफल इतना हुआ, दो दो गुणनफल प्लस मूलों का योगफल हो गया। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का प्रश्न चैप्टर बहुत ही छोटा था। इसमें मैं PYQ देख रहा था, हमको कहीं ऐसा प्रश्न मिला ही नहीं कि जो PYQ में ले ले, केवल एक आध दो प्रश्न मिला जिसमें सत्यता की जांच था। एक दो प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से मिला जो ग्राफ वाला बताए, एक दो प्रश्न और आप लोगों को मिला था जिसमें कोई भी बहुपद दे के पूछ रहा था कि इसकी अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। तो आपको तो बता ही दिए, जितना अधिकतम घात रहेगा उतने ही उसके अधिकतम शून्यक होंगे। बस केवल इतना ही छोटा मोटा टॉपिक था। अब आप लोगों को बस आज के लेक्चर में केवल इतना ही, कल के लेक्चर में मिलते हैं। जो भी 2 4 8 PYQ मिले हैं उन्हीं PYQ को लेकर आते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि अब इस टाइम तो बस ये जान लीजिए आप लोगों का बढ़िया से हर चीज़ का 160 PYQ सब कुछ चल रहा है। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।